हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है, कुशल मंगल। चलिए, तो पार्टनरशिप एक्ट अपना सर लगभग समाप्त होने की ओर था और हम लोगों ने राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे। तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, सर जी, इंसॉल्वेंसी, एक्सपल्शन, डेथ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, राइट। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो गई। डिसोल्यूशन मीन्स कंप्लीट एंड ऑफ द एग्रीमेंट। तो वो चीज डिसोल्यूशन कहलाती है। जहां पे कोई एक पार्टनर जाएगा या कुछ और चेंज होगा तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। और जहां टोटल सर बिजनेस बंद हो जाएगा तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो एक कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जबरदस्ती इसमें डिफरेंस किया गया है बच्चों। तो यहां पे क्या होगा कि जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू मतलब व्यापार समाप्त। और इसमें सर जी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। तो जो पुरानी फर्म है वो खत्म हो गई, लेकिन बिजनेस इज कंटिन्यू। बिजनेस इज कंटिन्यू। अब जैसे रिटायरमेंट हुआ और रिमेनिंग पार्टनर्स आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस, तो वो चीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाई जा सकती है, बट उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विल इन्वॉल्व टोटल क्लोजर ऑफ द बिजनेस, एंड ऑफ द एग्रीमेंट, और सारा कुछ खत्म हो जाएगा। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हम केवल डिसोल्यूशन अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको रेफर कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताया गया कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनर्स की आपस की रिलेशनशिप चेंज हो रही है, तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। इस केस में बिजनेस कंटिन्यूड होगा, इसमें बिजनेस बंद होगा। ठीक सर, यहां पर वाइंडिंग अप होगा। वाइंडिंग अप का मतलब है ऑल एसेट्स आर सोल्ड, liabilities are settled and remaining amount is paid to partners। सर इस प्रक्रिया को वाइंडिंग अप कहते हैं। सब वाइंड अप हो गया तो वाइंड अप के केस में अपन एसेट्स को बेच देंगे, रियलाइज करेंगे, लाइबिलिटीज का सेटलमेंट होगा और फाइनली पार्टनर्स का सेटलमेंट होगा। पैसा कम पड़ेगा, पार्टनर्स विल ब्रिंग आउट, और अगर बचेगा हमारे पास देन वी शैल पे द मनी टू द पार्टनर्स। लेकिन डिसोल्यूशन इज बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो रियलाइजेशन नहीं होगा। सर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट रियलाइज्ड। उसको रियलाइज नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं सर, दे आर ओनली रीवैल्यूड। आप देखो क्या करते थे अकाउंट्स में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा गया। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करेंगे और फर्म डिसॉल्व होगी बच्चों, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। सर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट,
तो समटाइम्स कोर्ट ऑर्डर्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिसोल्यूशन कैसे होगा। तो कभी कभी कोर्ट के आदेश से होगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। कोर्ट जो है वो बेटा इज नॉट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। कोर्ट ये नहीं कहेगा रिटायरमेंट कर लो, इसकी डेथ कर दो। अरे सर कोर्ट अगर करेगा तो फर्म बंद करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। कोर्ट विल ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट कोर्ट विल नेवर ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको तो देखिए, इट इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब फर्म बंद हो जाएगी तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सर ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म थोड़ी हो गया। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई बच्चों। और इसमें फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होगा। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है उसमें बुक्स बंद कर जाएंगे, लेकिन बच्चों इट डज नॉट इन्वॉल्व क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होंगे। तो सर आप देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक्चुअली डिसोल्यूशन ये है, वास्तव में ये डिसोल्यूशन है ही नहीं। सर डिसोल्यूशन को हिंदी में विघटन कहते हैं। फर्म का विघटन। अभी ये हिंदी में दिस वर्ड इज यूज्ड। आई डोंट नो कि हिंदी में आपने कभी सुना है या नहीं सुना है। हिंदी का अपना ही स्वैग है। तो जो फर्म है उसका समापन हो गया। तो जब फर्म का देखिए समापन हो गया, जब सारी रिलेशनशिप खत्म हो गई, तो क्या होगा? बिजनेस बंद। अब बिजनेस नहीं होगा। जो भी एसेट्स हैं उन्हें बेचा जाएगा। उससे जो अमाउंट मिलेगी, पहले हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, आउटसाइडर्स का। उसके बाद में हम पार्टनर्स का पेमेंट करेंगे। कम पड़ेगा देन पार्टनर्स विल ब्रिंग इन, क्योंकि लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। सर इसमें पूरा अकाउंटिंग होगा अच्छे तरीके से। कोर्ट भी कभी कभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का ऑर्डर कर देता है। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि अदरवाइज सेटल नहीं हो पा रही हैं, तो somebody may file a suit in the court, and in that case the court will order for dissolution. कोर्ट ये आदेश करेगा कि ठीक है फर्म बंद कर दो। सर इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कवर हो गया, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बड़ी चीज है। दिस इज द एंड। ये तो सब खत्म हो गया, तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। और लास्ट पॉइंट है कि जब सब खत्म हो गया तो फाइनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। अगर अकाउंटिंग में आपने पार्टनरशिप पढ़ा है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता था, और उस रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करके उन सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देते थे। देयर आफ्टर जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस होता था वो कैपिटल में जाता था, और फिर फाइनली कैपिटल का पेमेंट करके वो भी क्लोज हो जाता था सारे अकाउंट्स पर। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इट इज नॉट द एंड। ये केवल जो एग्रीमेंट है उसका एंड है, और उसकी जगह नया एग्रीमेंट आ जाएगा। सर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा, क्योंकि पुरानी फर्म का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो डिसॉल्व हो गया, नया एग्रीमेंट आ गया। तो इस केस में बिजनेस कंटिन्यू करेगा,
इस केस में एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज नहीं किया जाएगा, सेटल नहीं किया जाएगा, बल्कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसकी वैल्यू चेंज करी जाएगी बच्चों। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कभी भी कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा, कोर्ट करेगा तो पूरा बंद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और इसमें सर जी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो छोटी चीज है और फर्म बड़ी चीज है। दैट इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट दैट डज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और इसमें बुक्स क्लोज नहीं होंगी, राइट। सो ये एक देखिए छोटा सा क्वेश्चन था एंड आई होप क्लियर है। चलिए आगे चलें बच्चों। उसके बाद है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए अब हम इसकी बात नहीं करेंगे बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात नहीं होगी। अब अगर मैं केवल डिसोल्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूं तो दैट मीन्स आई एम रेफरिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि एक्चुअल डिसोल्यूशन तो बेटा वही है, ये तो डिसोल्यूशन है ही नहीं, जबरदस्ती इसको डिसोल्यूशन कहा गया। ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है यार, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को डिसोल्यूशन नहीं कहना चाहिए, पर अब कह रहे हैं किताब में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो वी कैन नॉट इग्नोर, पढ़ना तो पड़ेगा। आइए अब अगला टॉपिक है मेरा, अगली हेडिंग है कि सर व्हेन डज डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, मतलब डिसोल्यूशन किस किस प्रकार से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है और क्या सिचुएशंस है। तो सर जी पहले डिफाइन किया है, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या केवल डिसोल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्यूरल रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। सर इट इज एंड ऑफ ड्यूरल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, राइट। देखिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे जाइए, सेक्शन 4 क्या कहता था, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, आगे की छोड़िए, पार्टनरशिप रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट से क्रिएट हुई और बच्चों जब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, एंड या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्यूरल, ड्यूरल मतलब लीगल, जो लॉ से क्रिएट हो रही है, तो जो रिलेशनशिप कानून मान रहा है वो ड्यूरल रिलेशनशिप है, और जब वो खत्म हो गई तो वो डिसोल्यूशन है। सो द डिसोल्यूशन मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्यूरल रिलेशन existing between all partners of the firm. But when only one of the partner retires, incapacitated, या डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसेनिटी मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो सर जी पार्टनरशिप खत्म होती है बट डिसोल्यूशन नहीं होता, रेस्ट में डिसाइड टू कंटिन्यू, तो एक्चुअली ये डिसोल्यूशन नहीं है। The particular partner goes out, but remaining partners carry on. जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में होल फर्म इज डिसॉल्व्ड और पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है बच्चों, ठीक। अब देखिए डिसोल्यूशन कैसे होगा, तो नंबर 1 बाय एग्रीमेंट, नंबर 2 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, नंबर 3 ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स या कंटिजेंसीज, नंबर 4 डिसोल्यूशन बाय नोटिस, और नंबर 5 डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो ये बच्चों रास्ते हैं डिसोल्यूशन। सो दीज आर द वेज जब डिसोल्यूशन हो सकता है और डिसोल्यूशन माना जा सकता है, कैसे कैसे फर्म समाप्त होगी, व्हाट आर द मोड्स, व्हाट आर द वेज। तो फर्स्ट इज एग्रीमेंट। सर पार्टनरशिप क्रिएट कैसे हुई, एग्रीमेंट से, तो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। तो
it is also dissolved by agreement of all partners at any time. मतलब कभी भी एग्रीमेंट करके बंद कर सकते हैं. अगर सभी पार्टनर्स इस बात पे सहमत हैं तो फर्म क्लोज की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है और सबकी सहमति से होगा बेटा. जैसे कंसेंट से फर्म बनी थी वैसे ही कंसेंट से फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं. तो कंसेंट बड़ी चीज है. एग्रीमेंट से क्रिएट हुए थे, एग्रीमेंट से खत्म हो गए. सिंपल है बच्चों. देन कंपल्सरी डिसोल्यूशन. सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. एक है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल और ऑल बट वन. सर यहां पर क्या मुझे आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे ज्ञान देना होगा? सर 2 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने. ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर 2 पॉइंट्स हैं. इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल, जितने पार्टनर्स हैं सब इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म कौन चलाएगा? बंद हो गई. सो दिस इज कंपल्सरी. इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स बट वन. सर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स बट वन अर्थात एक छोड़कर बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए तो बचे कितने? एक अकेला तो कभी भी पार्टनरशिप चला नहीं सकता. कम से कम 2 होने चाहिए. तो अगर सबका इंसॉल्वेंसी हो गया सारे पार्टनर्स की तो फर्म बंद हो जाएगी और अगर एक छोड़ के बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए तो भी बंद हो जाएगी. ठीक है बच्चों. दूसरा, happening of something which makes business of firm unlawful. ठीक है बच्चों. तो सर जी बिजनेस अनलॉफुल हो गया, फर्म का व्यवसाय इलीगल हो गया, कानून में चेंज हुआ, कानून ने पंगा लगा दिया बच्चों और जो बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया. सपोज करिए एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म. ठीक, 2, 3, 4 पार्टनर्स हैं, जो भी हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं और वो कुछ चीजें बेच रहे हैं और लेट अस से कि वो टोबैको प्रोडक्ट्स बेचते हैं. यू नो टोबैको प्रोडक्ट्स, उस पर लिखा होता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ वगैरह वगैरह. अब देखिए गवर्नमेंट टीवी पे ऐड देती है, सर वो अपने अक्षय कुमार आते हैं, समझाते हैं कि बेटा अच्छी चीज नहीं है, ये बात वो बात. दुनिया वाले भी इस बात को समझाते हैं कि दिस इज नॉट ए गुड थिंग. आप मूवी देखने जाओ तो वो ऐड आता है शुरू में, क्या नाम है उसका, मुकेश. वो जो पेशेंट दिखाते हैं, मुकेश मर रहा होता है बेचारा. तो बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में व्यक्ति मरता है जाकर वो उसमें शो कर रहे हैं. लेकिन स्टिल यू नो द थिंग्स, दिस टाइप ऑफ आइटम्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड एंड कंज्यूम्ड. अब एक दिन अचानक से हमारे देश में एक महान प्रधानमंत्री हुए. नाम बताने की जरूरत नहीं, हम सबको मालूम है बच्चों. और 2014 में वो प्रधानमंत्री बने. सर अज्यूम कर रहा हूं मैं कुछ चीजों को. और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यह घोषणा करी, डिक्लेरेशन किया कि आज से देश में कोई भी टोबैको प्रोडक्ट ना बनेगा, ना बिकेगा, ना कंज्यूम होगा. जो मैन्युफैक्चर करेगा उसको 20 साल की जेल, जो बेचेगा उसको 10 साल की जेल और जो कंज्यूम करेगा उसको 5 साल की जेल. मान लो ऐसा प्रावधान बना दिया, ऐसा लॉ बना दिया. अब बताओ बेटा, तो मेरी एक फर्म थी, 3, 4, 5 पार्टनर्स थे और वो क्या बेच रहे थे? टोबैको प्रोडक्ट्स. अब उनका बिजनेस कैसा हो गया? अनलॉफुल. कल तक लॉफुल था लेकिन आज ऐसा लॉ बनने के बाद अनलॉफुल हो गया. और देखिए इतना महान काम
एक ही व्यक्ति कर सकता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कि ऐसा महान कार्य कर सकते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं बच्चों कि उन्होंने देशवासियों के लिए इतना सोचा और इतना अच्छा कानून बनाया। अजम्पशन थी भाई, बोला था ना। तो बेटा इंसॉल्वेंट अगर सबरे हो गए तो फर्म बंद, कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, यू हैव नो चॉइस। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल बट वन, सबके सब इंसॉल्वेंट हो गए, एक बचा बेचारा, तो एक अकेला फर्म कैसे चला लेगा बेटा। और दूसरा पॉइंट, ऐसा कुछ हुआ जिससे कि फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो गया। I gave you an example of tobacco products on the assumption that government puts a ban on manufacturing, sale and consumption of tobacco products. So in that case, the business is unlawful and the firm is compulsorily dissolved. Compulsory dissolution होगा। ठीक सर जी, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो सपोज करिए हमने जो फर्म बनाई थी वो फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई थी और वो पीरियड खत्म हो गया, तो डिसॉल्व हो जाएगी। हमने फर्म बनाई 3 साल के लिए, एक दिन 3 साल पूरे हो ही जाएंगे, तो जैसे ही 3 साल पूरे होंगे फर्म डिसॉल्व, फर्म का खेल खत्म। ठीक, हालांकि दे कैन कंटिन्यू बाय ए न्यू एग्रीमेंट, वो एक अलग चीज होती है, बट एज सच आप देखो एज पर एग्रीमेंट वो खत्म हो गई ओरिजिनल एग्रीमेंट से। ऐसे मित्रों सर्टेन एडवेंचर के लिए थी, जो फर्म हमने बनाई वो किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए थी, सर्टेन एडवेंचर, और वो एडवेंचर पूरा हो गया, एडवेंचर इज कंप्लीट, तो लेट द फर्म बी डिसॉल्व्ड, फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका। सर जी डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की मृत्यु हो गई तो भी डिसोल्यूशन है बच्चों। इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, तो ये चीजें जनरली डिसोल्यूशन में लीड करेंगी और इसमें उसको डिसोल्यूशन माना जाएगा। लेकिन आप देखो इन केसेस में वी कैन कंटिन्यू द बिजनेस, हाउएवर द पार्टनर्स may agree not to dissolve the firm in these cases. तो लॉ के अनुसार अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो वो डिसोल्यूशन है बेटा, और उसको डिसोल्यूशन माना जाएगा। लेकिन जो पार्टनर्स बचे हुए हैं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दे कैन मेक एन एग्रीमेंट फॉर कंटिन्यूएशन, और वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली दिस वुड लीड टू डिसोल्यूशन, बट इट इज नॉट कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी उधर लिखा था, अभी मिटा दिया मैंने आपको, कि सब इंसॉल्वेंट हो गए तो अब नहीं चला सकते, एक को छोड़ के सब इंसॉल्वेंट हो गए तो भी हम अब फर्म नहीं चला सकते बेटा। और सर इसी प्रकार से कोई ऐसी घटना हो गई बिजनेस अनलॉक तो भी कैसे चला हो गए, वो कंपलसरी था। ये सर्टेन इवेंट वाला कंपलसरी नहीं है। इन दिस केस द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड कि फर्म विल नॉट बी डिसॉल्व्ड इन दीज सिचुएशंस, सो द फर्म विल कंटिन्यू, तो डिसोल्यूशन नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। बट कंपलसरी में हो गई होगा, बाई एग्रीमेंट में भी देखो सबने एग्रीमेंट कर लिया तो हो ही गया बेटा। उसके बाद है नोटिस, नोटिस से डिसोल्यूशन होगा। सर वो कौन सी वाली पार्टनरशिप होती थी जिसमें नोटिस देकर के हम फर्म बंद कर सकते, पार्टनरशिप एट विल कहते थे उसको, ठीक है। तो नोटिस कौन देगा, एनी पार्टनर, किसको देगा, टू अदर पार्टनर्स, सबको देगा। और बच्चों डेट मेंशन्ड इन नोटिस, और अगर नोटिस में उसने डेट नहीं लिखी है तो फ्रॉम दी
डेट ऑफ नोटिस, फर्म को डिसॉल्व मान लिया जाएगा। सर पार्टनरशिप एट विल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे पार्टनरशिप विल पे रहती है, तो फर्म में भी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, राइटिंग में उसे नोटिस देना होगा टू ऑल अदर पार्टनर्स, और फर्म इज डिसॉल्व फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस, और यदि डेट मेंशन्ड नहीं है बच्चों तो फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, राइट। चलिए अब देखिए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, फिफ्थ पॉइंट है ये, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि हमारे पास कोई सर और रास्ता नहीं होगा, सर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया या फिर इनकेपेबल हो गया, ठीक है। अब सर पार्टनरशिप क्रिएट कैसे हुई थी? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट करने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को है जिसका दिमाग ठीक हो, साउंड हो। सर अगर कोई दिमागी रूप से बीमार है, अनसाउंड माइंड है, या फिर इनकेपेबल हो गया, लाइक जैसे somebody was saying कि वो कोमा में चला गया, ठीक है, कुछ इस तरीके की घटनाएं हो गई, तो अब उससे एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता डिसोल्यूशन के लिए। पार्टनर्स कह रहे हैं यार एग्रीमेंट करो, तो वो भी नहीं कर पा रहा क्योंकि ही इज इनकेपेबल ऑफ एग्रीमेंट। तो इन दैट केस वी विल गो टू कोर्ट एंड कोर्ट विल ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। तो कोर्ट ऐसी स्थिति में डिसोल्यूशन करेगा और वो डिसोल्यूशन हो जाएगा। सर फर्म का कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसकंडक्ट मतलब बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी करे पड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। तो अगर कोई पार्टनर फर्म में मिसकंडक्ट कर रहा है, चोरी बेईमानी कर रहा है बच्चों, और उससे फर्म अफेक्ट हो रही है, फर्म के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, अब हमने उससे कहीं निकलो, जा भी नहीं रहा, एक्सपल्शन का प्रोविजन नहीं है लॉ, उसमें एग्रीमेंट में निकाल भी नहीं सकते, क्या रास्ता है? Go to court, and in that case the court will order for dissolution of firm. ऐसी परिस्थिति में कोर्ट फर्म का डिसोल्यूशन ऑर्डर करेगा, ये नहीं कहेगा इसे निकाल दो, ना ना। अभी पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं करता है, एक्सपल्शन नहीं करेगा, कोर्ट फर्म बंद कर देगा। कोर्ट क्या करेगा? फर्म को बंद करने का आदेश कर देगा कि भैया फर्म बंद कर दो, ये इसी को बंद कर दिया जाए, उस तरीके से कोर्ट अपना काम करेगा। सर जी, सर कोई पार्टनर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, तो कोई पार्टनर क्या कर रहा है बेटा? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है। सो व्हाट इज दैट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स कि जैसे वो कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था कि व्हाइल योर पार्टनर यू कैन नॉट कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, कंपीटिंग बिजनेस करे जा रहा है, उससे मना करी नहीं बंद कर रहा है, ना हिसाब दे रहा उसका। तो ऐसे केस में आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट क्या करेगा? फर्म बंद कर दे। कोर्ट के पास एक ही रास्ता है, कोई भी आप किसी प्रकार का अपना दुख लेके जाओगे तो वो फर्म बंद करने का आदेश दे देगा कोर्ट, सही। तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो भी हो सकता है। पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट। सर जी ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, अगर आपको याद हो, और इसमें हमने ये पढ़ा था कि पार्टनर अपना इंटरेस्ट सेल कर सकता है, पर जो बायर होगा वो पार्टनर नहीं बनेगा और उसको एज पार्टनर कोई राइट नहीं मिलेंगे। अब वो कह रहा है मेरा हिस्सा दो, ये दो, वो दो, रोज का झगड़ा। तो बच्चों क्या रास्ता है? डिसोल्यूशन। फिर कोर्ट में जाओगे और कोर्ट डिसोल्यूशन करवा देगा कि भाई ठीक है यार बंद कर दो, और क्या है।
सर बिजनेस कैन नॉट बी कैरीड एक्सेप्ट एट लॉस। एक ऐसी स्थिति आ गई है व्यापार में कि व्यापार अब चल ही नहीं सकता सिवाय नुकसान के। लॉस ही लॉस है, चारों तरफ लॉस है, आगे भी उम्मीद नहीं है कि प्रॉफिट्स होंगे, तो बंद करो ना इसको। अब पार्टनर कुछ तो कह रहे हैं बंद कर दो, कुछ पार्टनर ऐसे मान नहीं रहे हैं, तो गो टू कोर्ट, कोर्ट विल ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, इफ कोर्ट थिंक्स फिट एंड जस्टिफाइड इन एनी अदर केस, तो अगर कोई और सिचुएशन में कोर्ट को लगता है कि यार बिजनेस क्लोज होना चाहिए, तो कोर्ट कैन डिसकंटिन्यू, कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। तो ये वो परिस्थितियां हैं बच्चों जिन परिस्थितियों में कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर करेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही करेगा कोर्ट। तो डिसोल्यूशन क्या है बच्चों? तो डिसोल्यूशन मीन्स कि end of the dual relation of partners. So when dissolution of firm takes place, it ends the total relationship. ठीक, in that case all assets will be sold, will be realized, the amount collected will be used to pay the outsiders first, and then settlement of capital accounts will be made. Either the partners will bring money, or if surplus is remaining, then they will be paid. Dissolution will involve closure of the books of accounts. It is the end of the relationship. Dissolution can take place by agreement of all the partners. If all the partners agree to dissolve the firm, so they can dissolve the firm at any time. Sir, दूसरा था compulsory dissolution, कि अगर इंसॉल्वेंट हो गए सभी लोग या एक को छोड़ के सभी लोग, या फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो गया। अगर पार्टनरशिप फर्म एट विल है तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके डिसोल्यूशन करवा सकता है। सर जी डिसोल्यूशन हो सकता है। फर्म अगर फिक्स पीरियड की है, पीरियड ओवर हो गया, किसी पर्टिकुलर टास्क एडवेंचर के लिए बनाई थी वो कार्य संपन्न हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई, तो दिस वुड जनरली लीड टू डिसोल्यूशन। हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू। तो ये कंपलसरी नहीं है बच्चों। एंड लास्ट वाज द कोर्ट। कोर्ट कब आदेश करेगा? जब कहीं फंस जाओगे और ऐसी स्थिति आ गई कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, देन कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। किसी ना किसी को कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा बच्चों। तो कोई पार्टनर अनसाउंड हो गया या इनकेपेबल हो गया, उसने मिसकंडक्ट कर रहा है, सर जी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट बेच दिया, ये सब पार्टनर्स की ऐसी चीजें, हरकतें हैं कहना चाहिए, और इससे फर्म बंद हो सकती है बच्चों। ऐसी परिस्थिति आ गई कि सिर्फ लॉस हो रहे हैं, बिजनेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड एट प्रॉफिट, और कोर्ट अगर किसी और परिस्थिति में उसको लगता है कि यस इट इज फिट एंड जस्टिफाइड टू क्लोज द बिजनेस, देन कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। राइट, अगली हेडिंग है बच्चों राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन सेटलमेंट। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, चलिए तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ बेटा, आज इतना ही रखते हैं, इसको ध्यान से करिए। और मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजा है क्वेश्चन आंसर्स के, तो आपको क्या करना है, पहले उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? आप अपनी बुक से करो, असाइनमेंट से करो, कहीं से भी प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करने के बाद बिना देखे हुए उन आंसर्स को आपको लिखना है, बिना देखे हुए। सर देखो फायदा तभी होगा क्योंकि ये जो लॉ का पेपर है हमारा, ये बड़ा टफ है। इसमें दो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है समझना सीखना, और दूसरा एस्पेक्ट है उसको कॉपी पे लिख पाना। क्योंकि ये पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो एग्जाम में हमें पूरा लिख करके आना है, तो जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दैट असाइनमेंट टू यू विद टू ऑब्जेक्टिव्स, टू पर्पसेस। वन, जब आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी।
सर आपके लॉ प्रिपेयर होती चलेगी, याद तो करना ही है ना। सर अब याद करो, समझ के लिखो, इट्स अप टू यू, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दूसरी चीज, जब आप उसको लिखोगे तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि लिखने में क्या समस्याएं आ रही हैं। शुरू में बहुत टफ लगेगा, लेकिन जब आप 3 4 5 क्वेश्चंस लिख लोगे तो वो उसकी टफनेस कम होती चली जाएगी, इजी होता चला जाएगा। लेकिन बच्चों आपको ये काम ईमानदारी से करना है। बेनिफिट तभी मिलेगा आप बिना प्रिपेयर करके असाइनमेंट से देख के आंसर लिख दो। अब मेरे पास आंसर आएगा, मैं कहूंगा यार बहुत बढ़िया लिखा इस बच्चे ने, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? यू चीटेड, राइट? किसके साथ चीटिंग हुई है? यू नो वेरी वेल, आपने खुद को धोखा दिया। सर रिजल्ट तो आप ही का अफेक्ट होगा ना। तो अच्छा लिख पाओ, बुरा लिख पाओ, कोई बात नहीं, बट खुद कोशिश करो, ओनली देन यू विल गेट द बेनिफिट। ठीक, और इसको फटाफट से भेज दीजिएगा। फटाफट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत प्रेशर लेके काम करो, लेकिन ये भी नहीं है कि आप उसे अनंत काल तक टालते रहो। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही बच्चों, और थोड़ा सा रह गए, हम वो कवर कर लेंगे। जब तक आप लिखना तो शुरू करो, कुछ तो क्वेश्चंस करो, तब तक अपने कोर्स भी हो जाएगा, मतलब ये वाला एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात आई थिंक नहीं है। और आपको फिर भी लग रही हो प्रॉब्लम तो बताइएगा। आंसर्स कैसे लिखने में आपको पहले भी बताया था, और आपके असाइनमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो आप उसको देखो ना, आंसर्स कैसे लिखे हैं, और जिस प्रकार से लिखे वैसे ही लिखने हैं बेटा। आंसर में रेलिवेंट बात लिखनी है, फालतू का नहीं लिखना है। लैंग्वेज जरूरी नहीं है आप एज इट इज लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर हाँ उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस सही बनने चाहिए, समझ में आने चाहिए, और बात पूरी होनी चाहिए। अब कहीं पे जैसे नोटिस है, तो नोटिस के केस में कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है, ये लिखोगे। नोटिस किसको देना है? सबको देना है, ऑल अदर पार्टनर्स, ये लिखोगे। एट विल वाले केस में ये होता है। नोटिस के केस में फर्म विल बी ट्रीटेड एज डिसॉल्व्ड फ्रॉम द डेट एज मेंशन्ड इन द नोटिस। नोटिस मैंने आज दिया, बट उसमें लिखा फर्म 1 जुलाई से डिसॉल्व होगी, तो 1 जुलाई से होगी। आज मैंने नोटिस दिया, नोटिस में डेट ही नहीं है, तो इन दैट केस आज ही डिसॉल्यूशन हो गया। तो दैट थिंग इज कंप्लीट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कंप्लीटनेस, तो ऑल ऑफ द पॉइंट्स शुड बी कवर्ड। जो भी पॉइंट मिस हो जाएगा वहां नंबर आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। सर यही चीज है। और देखो, जब आप लिखते हो किसी चीज को, तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। खाली पढ़ने से वो नहीं होता, बात नहीं आती है। तो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दैट असाइनमेंट। ये दे दो आप, फिर मैं आपको और टास्क दूंगा और काम दूंगा, पहले इतना पूरा करो। तो फिलहाल इतना ही बच्चों, रिमेनिंग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।